Jai Hind and Site SSBians, I welcome you all to the ब्रह्मास्त्र ऑफ FCAT GK। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में 100% रिपीट होंगे। आप लोग मुझे जानते हैं कि मैम आपको इधर उधर की बकवास नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट देते हो जहां से एग्जाम में सारे क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं। तो यार आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इस बार भी ऐसा ही होगा। मैंने पूरा एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे सारी टॉपिक लिस्ट जो है रेडी करके उसमें से 50 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और हर एक शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन जो है यहाँ से रिपीट होंगे। और ये काफ़ी बड़ा नंबर है जब आती है बात जीके जैसे सेक्शन की, जिसे बोला जाता है मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन। तो भाई अपने मार्क्स इंक्रीज करो और आराम से सिट एंड रिलैक्स विद दिस वीडियो एंड आई अश्योर यू जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि NEP 2020 या फिर GST में जो भी चेंजेस आए हैं जो हमने देखे हैं, ठीक है, तो जो भी FCAT 2 2025 में हो या फिर एडसिल ने जो नए टॉपिक्स जो इंट्रोड्यूस किए हैं, मैं ट्राई करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस एक सिंगल वीडियो में कवर करूंगी आप सबके लिए। यू जस्ट हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स। और ये LMR मॉड्यूल यार देखो, मैं तुम्हें एक सीरियसली बात बताना चाहती हूँ यार, अगर मैं चाहूँ आज की डेट में कि यार ये जो है मैं बिल्कुल फ्री में नहीं दूंगी अपने बच्चों को, बिकॉज इसमें मैंने 20 पेज में एक टॉपिक को कवर कर रखा है और हर बच्चा चाहता है इसका एक्सेस, ठीक है। स्टिल आई कैन सेल मोर देन 1000 कॉपीज। मैं इसको फ्री में क्यों देना चाहती हूँ आपको? रीज़न इज जस्ट वन, बिकॉज मेरा कंसर्न आज की डेट में है कि तुम्हारा जो पेपर है वो क्लियर हो जाए, दैट्स इट यार। जब मैं तुम्हारे लिए इतनी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ना चाहते? जाओ इस LMR मॉड्यूल को रिवाइज करो। जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स हैं सब LMR जो है पढ़ के जाते हैं। इस बार जो ऑल इंडिया रैंक मेरे घर पे आया था उसने स्पेशली बताया मैम आपने ये क्या बॉम्ब चीज बनाई है यार LMR मॉड्यूल, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे है, जाओ डाउनलोड कर लो इसे और डाउनलोड करके एक एक पेज साथ साथ पढ़ते चलो, हाईलाइट करो जो जो चीजें तुम्हें बताती जा रही हो एंड रिवाइज इट थ्रू द LMR। तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें? सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन, और भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, GST के रिगार्डिंग है। आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग जा रहे हो, इन सब जगह आप GST पे करते ही करते होगे, तो आपकी लाइफ का काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है ये। पूछा गया इसमें से क्या इनकरेक्ट है, और हर बार GST का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस बार और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज करंट अफेयर में रहा है September 2025 ऑनवर्ड्स जो रेट्स हैं वो चेंज हुए हैं, जो स्लैब्स होते हैं ऑफ GST। अगर मैं पहले की बात करूं, क्या होते थे स्लैब्स? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे तो आपका क्या है? 0%, 5% एंड 18%, ठीक है। 40% वाला प्लीज कीप इट असाइड, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वाई। सो मेजरली ये 3 है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल और पेट्रोल यूज टू बी इन द 0%, लेकिन अब क्या है, जितनी भी एसेंशियल फूड आइटम्स है, ग्रेन्स हैं, मेडिसिन है, मिल्क, पनीर, ब्रेड, जो हर इंसान की एक बेसिक नेसेसिटी है, उसको रखा गया है 0% में ताकि सब इसे अफोर्ड कर सकें। 5% जो है इसके अंदर पर्सनल केयर आइटम्स जो हैं वो आते हैं। 18% में आते हैं मैक्सिमम गुड्स, जितने भी हैं सारे 18% में आते हैं। इवन अगर आप इनसाइट SSB का कोर्स खरीदते हो उस पर भी 18% GST रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट के एंड से। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है, ये सारे के सारे 18% में है। एंड 40% की अगर मैं आपसे बात करूं, ये गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्लैब बनाया है, बेसिकली सेस एंड ऑल ऑफ दैट, जो लग्जरी आइटम्स आपने ऑडी ली, मर्सिडीज ली, जैगुआर ली, उन सब पे लगेगी ये 40% का रेट, ठीक है। तो ये इसलिए लगाया गया है ताकि लोग ज़्यादा ऐसी चीज़ें परचेज ना करें, और करें तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा उससे फ़ायदा हो, ठीक है। तो अब जो रिमूवल हुआ है दैट इज ऑफ विच वन? 12% गायब हो गया, और ये 28% वाला जो रेट है ये भी गायब हो गया, याद रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर, इस पे 0% है, कोई कैंसर ड्रग एटसेट्रा एनीथिंग लाइक दैट 0%। इंश्योरेंस जो है वो भी GST फ्री है। ऑटोमोबाइल जो पहले 28% वाले रेट में आती थी अब आती हैं 18% पे। तो इससे क्या होगा, इससे प्रमोट हो रहा है कि यार यू कैन बाय मोर कार्स, इट इज गेटिंग चीपर। आ गई बात समझ? अब हम बात करते हैं फ्रांस जो है वो है फर्स्ट कंट्री जिसने अडॉप्ट किया GST, बिल्कुल सही।
इंडिया जो है उसके पास है ड्यूअल जीएसटी। आप सब ने बिल में देखा होगा एसजीएसटी, सीजीएसटी, और ये कंबाइन होके बनता है आपका क्या, जीएसटी। एस स्टैंड्स फॉर स्टेट हियर और सी जो है ये सेंटर का, तो ये सब दोनों के जीएसटी डिवाइडेड है। शायद आपने कई जगह आईजीएसटी भी देखा होगा, ठीक है। ये जो है कनाडा भी फॉलो करता है, याद रखना। फिर बात करते हैं इंडिया जो है उसके पास हाईएस्ट जीएसटी रेट है। यस, पहले हुआ करता था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 28%, दिस यूज टू बी बट नाउ इट इज 18%, ठीक है। फिर आते हैं चेयरमैन जो है जीएसटी के, वो है प्राइम मिनिस्टर। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। वाई सो? बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज निर्मला सीतारमन, शी इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी, याद रखना। और यार नीति आयोग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, अगर मैं बात करूं प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो है ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? दिस वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1950 और ये रिलीज करता था 5 ईयर प्लान्स। और ये जो 5 ईयर प्लान्स है मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर क्या हुआ, Jan 1 2015 में बना नीति आयोग, दैट इज जब मोदी जी हैं, ही केम इन टू पावर इन 2014, उन्होंने नीति आयोग जो है उसे बनाया। तो प्लान ये था कि प्लानिंग कमीशन को हम बिल्कुल बंद कर देंगे और नीति आयोग जो है वो संभालेगा आगे की डेवलपमेंट कैसे होनी है। लेकिन इट टेक्स टाइम किसी भी बॉडी को फंक्शनल होने के लिए। तो प्लानिंग कमीशन को 2017 तक चलने दिया और 2017 वाज द लास्ट टाइम जब 5 ईयर प्लान देखा गया इंडिया में। एंड 2015 में इस्टेब्लिश होने के बाद 2017 में फाइनली नीति आयोग ने टेक ओवर कर लिया। अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों से बहुत ध्यान से सुनना। नीति आयोग की अगर मैं आपसे बात करूं, चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ऑफ कोर्स प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है। ये वर्क किस पे करता है? कोऑपरेटिव एंड कंपेटिटिव फेडरलिज्म पे। आपने अटल इनोवेशन मिशन सुना होगा, वो भी नीति आयोग के अंडर आता है, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स अगर आपने देखा है जिसमें प्रमोट किया जा रहा है स्टार्टअप्स वगैरह को, दैट ऑल्सो कम्स अंडर नीति आयोग। विकसित भारत जो हमारी कंट्री का एम है कि 2047 तक हम क्या हो जाएंगे, अभी हम डेवलपिंग हैं, हम डेवलप्ड हो जाएं, दिस इज विकसित भारत एम, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये भी जो प्लान है दिस कम्स अंडर नीति आयोग इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ना SDG दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो इंडेक्सेस हैं वो रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं जैसे एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर, ठीक है। जिसका परफेक्ट स्कोर है दैट इज परफॉर्मर। तो अगर मैं बात करूं टॉप परफॉर्मर कौन है? केरला है। टॉप यूनियन टेरिटरी कौन सी है? चंडीगढ़ है। और अचीवर स्टेट दैट इज तमिलनाडु। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो प्लीज रिमेंबर। फिर आ जाते हैं हम लोग 5 ईयर प्लान पे। अब क्वेश्चन कैसा आता है 5 ईयर प्लान से? क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसमें क्या एम था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कौन से पीरियड में था, या फिर ऐसे पूछ लेंगे 6 5 ईयर प्लान जो है वो किस टाइम पे था। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ जो है ये कब दिया गया था एज वन ऑफ द मोटोज? तो आप यहां पर देखिए रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 5th 5 ईयर प्लान। तो अब देखो ध्यान से याद कैसे कर सकते हो। देखो फर्स्ट हमारा एम क्या होगा? ऑफ कोर्स कि हम अपना एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग करें ताकि सबको फूड ग्रेन्स मिले, राइट। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी बिकॉज सबको हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी है। वी हैव टू डेवलप आवर ओन थिंग्स, है ना। फिर आते हैं सेल्फ सफिशिएंसी। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर है, लेकिन अब हमें ये देखना है हमारा पुअर, एनीबडी हुज पुअर इन द कंट्री इज ऑल्सो एबल टू हैव द ग्रेन्स, ठीक है। हम अभी तक भी यूएस पे डिपेंडेंट थे फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स। फिर आते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ होनी ज़रूरी है, पॉवर्टी हटानी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री पे और ध्यान देना। मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज अब यहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह आने शुरू हो गए हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा बढ़े। ह्यूमन रिसोर्स की अब हमें डेवलपमेंट करनी है। वी हैव टू मेक श्योर दे आर मोर ब्रेनी, राइट। वी हैव टू गिव देम प्रॉपर एजुकेशन। रूरल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे बिकॉज सिटीज़ डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पीपल एंड देन फाइनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज द लास्ट दैट इज 12th ईयर प्लान। और ये कब था? 2012 से 2017। एज यू नो कि 2017 से नीति आयोग जो है दैट केम इन टू रूल, ठीक है। याद रहेगा यार, ये बहुत ज़रूरी एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। अब ये आप सबके लिए है, मैंने जितना पढ़ाया है जल्दी से आंसर करो ये सारे क्वेश्चंस
नीचे कमेंट में लेट मी सी आप लोग कितना साथ साथ रेसिप्रोकेट करके चल रहे हो, आपको कितनी चीज़ें याद हो गई हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एफकैट सीडीएस एनडीए, हर जगह इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज़ ओपन योर ईयर्स एंड लिसन टू मी। 1986 ये वो टाइम है जब 10+2 वाला सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन अब आई डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी। उन्होंने बोला यार ये बहुत पुराना सिस्टम हो गया, अब हमें 2020 में कुछ नया इंट्रोड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ऑफकोर्स थिंग्स आर चेंजिंग इन द वर्ल्ड। तो अब नया स्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया, दिस इज 5+3+3+4। तो इसमें क्या हुआ कि ये तो आई अपनी फाउंडेशनल स्टेज, ये है प्रेपरेटरी स्टेज, ये मिडिल स्कूल और ये अपना है भाई हाई स्कूल, ठीक है। तो हाई स्कूल में 9th से लेकर 12th क्लास, 6 से लेकर 8th क्लास जो ये 3 वाले में आ गई, और इससे नीचे यार यू कैन ऑफ कोर्स सी फर्स्ट सेकंड क्लास, प्री स्कूल, यहाँ पर आ गई अपनी 3rd से 5th क्लास, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट हुई। उसके बाद जो 8 साल की उम्र तक के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। उसके बाद हम बात करेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, FLN। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जितने भी स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो डिजिटल फॉर्मेट में कराई जाए, और साथ के साथ ये करानी चाहिए जितनी भी अपनी इंडियन लैंग्वेजेस हैं 133 लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो ऑफकोर्स डिजिटल के लिए दीक्षा जो है दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से डायरेक्टली दीक्षा जो है ये वाला क्वेश्चन डेवलप होता है, ठीक है। फिर आते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, दैट इज कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, अगर तमिलनाडु में है तो तमिल लैंग्वेज में, महाराष्ट्र है तो मराठी, ठीक है, पंजाब है तो पंजाबी, ये 5th क्लास तक तो होना ही होना चाहिए, और अगर ट्राई कर सके तो 8th क्लास तक करे तो और भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जो असेसमेंट है वो होना शुरू हो गया है परख। परख स्टैंड्स फॉर व्हाट? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक अलग से बॉडी जो है वो फॉर्मुलेट की गई है असेसमेंट के लिए। टीचर्स के लिए जो है एक रेशो रखी गई है कि 30 बच्चों पे एक टीचर होने चाहिए, ठीक है। और अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो भाई टीचर्स नए रिक्रूट करो, ठीक है। और हर टीचर को 50 घंटे जो है वो पार्टिसिपेट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एवरी ईयर, तो उन्हें भी अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है। उसके बाद जो अगर मैं हायर एजुकेशन की आपसे बात करूं तो जितनी भी क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं उसमें बात की जा रही है कि भाई मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होने चाहिए और 3 से लेकर 4 साल तक की अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज होनी चाहिए, ठीक है। और टीचर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो उन्हें अब यूज़ करना पड़ेगा स्वयं प्लेटफॉर्म या फिर दीक्षा, जो मैंने भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया था, दीक्षा, ठीक है, याद रहेगा। अब ये की टारगेट्स बहुत ध्यान से सुनना यार, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आते हैं FLN, दैट इज फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, ठीक है। इसके थ्रू जो बेसिक एम है दैट इज कि बेसिक रीडिंग राइटिंग स्किल तो यार डेवलप होनी ही होनी चाहिए। जो ग्रेड 3 तक के स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये आनी चाहिए प्राइमरी लेवल में 2025 तक। उसके बाद 100% GER जो है दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, मतलब हमें ट्राई करना है जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट प्री स्कूल तो कवर करे ही करे 2030 तक। और उसके बाद हम ये भी प्लान करेंगे कि जो ऊपर वाली जो अपनी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है इन द हायर एजुकेशन वो 2035 तक हमें एम करना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्री स्कूल कवर कर रहे हैं वो एटलीस्ट उसमें से 50% जाके अपनी हायर एजुकेशन जो है उसको भी कंप्लीट करें। जितना भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसका 6% पर एजुकेशन में खर्च किया जाएगा, सो दैट सारे बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें और इंटेलिजेंट बने, साथ के साथ स्किल ग्रो करें, ठीक है। जितने भी हायर एजुकेशंस हैं उसमें क्या किया जाएगा? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन या इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको बनाया जाएगा बाय 2040। इसका क्या मतलब है? जैसे अभी तक आर्ट्स कॉमर्स साइंस इस तरीके से होता था, अब ये नहीं, अब हमें फोकस करना है स्किल सेट पे। AI हुआ, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हुआ, दैट विल बी डेवलप्ड। उसके बाद वोकेशनल एक्सपोजर जो है 2025 तक एटलीस्ट 50% लर्नर्स को मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यार ये बहुत ज़रूरी है, ये जितनी भी स्कीम्स हैं जैसे कि PM श्री, इसके थ्रू रिवैम्प किए जाएंगे जितने भी स्कूल हैं, 14,500 स्कूल्स का एम है। फिर आते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग जिसको हम निपुण भारत बोलते हैं। फिर आते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसके थ्रू रिसर्च आर्टिकल्स एक्सेट्रा एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे। फिर आते हैं PME विद्या, दिस इज फॉर ऑल द किड्स विद स्पेशल नीड्स, अगर उन्हें साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ना है एक्सेट्रा।
प्रेरणा, उल्लास, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन सबको एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आप चाहते हो मैं आपको ऑफ कोर्स पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, एंड इफ़ यू वांट अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट तो प्लीज़ इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, और पीडीएफ चाहिए तो यार बोल दो मुझे नीचे इन द कमेंट्स, आई विल प्रोवाइड यू विद दिस। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें ऑफ कोर्स आई विल एड इट अप इन द लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल। इनको गो थ्रू कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आना शॉर्ट है 100%। इस एरिया से क्वेश्चन आएगा बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़रूरी हो रखी हैं आजकल, अगर मैं बात करूँ एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ के साथ स्पेसिफिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आना ही आना है। तो CDS, NDA, एफकैट जो भी आप प्रिपेयर करो, इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है मैच द फॉलोइंग। तो मैं फेमस पेंटिंग और आर्टिस्ट जो है मैच करने, जैसे अगर मैं बात करूँ स्टारी नाइट्स जो है ये किसने बनाई थी? विंसेंट वैन गॉग ने। द लास्ट सपर वॉज बाय लियोनार्डो द विंची, इन्होंने एक और बनाई है, जस्ट रिमेंबर व्हाट्स द नेम, एंड इट्स अ वेरी फेमस वन। पैब्लो पिकासो जो है ग्वेर्निका, एंड द स्क्रीम इज बाय एडवर्ड मंच, ठीक है। अब आते हैं और बहुत सारी अपनी फेमस पेंटिंग्स। आई गेस मोनालिसा को तो सभी जानते हैं। द लास्ट सपर इज ऑल्सो बाय लियोनार्डो द विंची, ठीक है। उसके बाद पैब्लो पिकासो वाली जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी, गर्ल विद पर्ल इयरिंग, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं यार, एक बार इसे गो थ्रू कर लेना। आई हैव सीन वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज एडेड बाय एडसेल, तो मुझे लगता है कि यार मे बी इंटरनेशनल आर्टिस्ट जितने भी हैं उनकी पेंटिंग्स थोड़ी ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया? इंपॉर्टेंट नेशनल डेज और बर्थ एनिवर्सरी पूछा है, क्या इनकरेक्ट है? अब क्वेश्चन कैसे आता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है, वो बर्थ एनिवर्सरी किसकी है? ध्यानचंद की, जो कि किससे एसोसिएटेड है? हॉकी से एसोसिएटेड। इन द सेम वे क्वेश्चन आ जाएगा कि गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का क्या है? बर्थडे है, ठीक है। यूनिटी डे जो है सेलिब्रेट कब किया जाता है? 31 अक्टूबर को, विच इज बर्थडे ऑफ आर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। सो जितनी भी डेट्स हैं बहुत ज़रूरी है नेशनल डेज, और साथ के साथ एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी डेज हैं, यहीं से मेजरली जो क्वेश्चन है वो आता है डेज वाला, ठीक है, या फिर थीम वाला भी यूजुअली यहीं से जो एनवायरनमेंट वाले डेज हैं वहाँ से आता है। तो जो 2026 का एडिशन है एफकैट 1 2026 का LMR एडिशन, उसमें मैंने कर दिया। इसको आप प्लीज़ एक बार टेलीग्राम पे 100% एक बार रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है रामानुजन का बर्थडे, बिल्कुल सही। इंजीनियर्स डे बिल्कुल सही है। टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। नेशनल यूथ डे जो है स्वामी विवेकानंदा। नेशनल साइंस डे, बर्थडे ऑफ CV रमन। नाउ दिस इज द रॉन्ग वन। वाई सो? बिकॉज जो नेशनल साइंस डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? जिस दिन रमन इफेक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। डॉक्टर CV रमन ने इन्वेंट किया ये। सो दिस इज द टाइम, ओके, डिस्कवर किया बेसिकली। सो दिस इज द टाइम व्हेन द नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड। इसी के साथ नोबेल प्राइज विनर्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। फर्स्ट हुइजू में आ जाता है कि फर्स्ट जो है इंडिया का नोबेल प्राइज किस में आया था? लिटरेचर में आया था फॉर गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। CV रमन, हरगोबिंद खुराना को मेडिसिन में मिला है। जो VS नायपॉल हैं उन्हें लिटरेचर, मदर टेरेसा को पीस में, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी ऑल्सो पीस, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये वाले जितने भी हैं ज़रूरी हैं, एक बार 100% इन्हें गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम जल्दी से फर्स्ट हु इज हु भी देख लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आई वांटेड टू सी आप कितने अटेंटिव हो यार। ही वाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वाज नेवर द फर्स्ट व्हाट एजुकेशन मिनिस्टर। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसी तरीके से होम मिनिस्टर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर का क्वेश्चन आता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का आता है, और ये जो लॉ मिनिस्टर वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसमें पूछा गया यूनाइटेड नेशन के बारे में। देखो सबसे पहली चीज़, फॉर्म कब हुआ था यूनाइटेड नेशन? 24 अक्टूबर 1945, और इसके जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें टोटल 6 जो है मेन ऑर्गन्स हैं, जिसमें से 4 जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है दैट इज व्हाट? दैट इज जनरल असेंबली। फिर आता है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ओके। फिर द सेक्रेटरीट, ठीक है। और उसके बाद आते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये 4 जो हैं ये मेन है, और ये जितने भी हैं ये 6 के 6, इसमें से 5 जो हैं दे आर इन न्यूयॉर्क, ठीक है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओनली। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये कहाँ पर है? दिस इज इन हेग,
नेदरलैंड्स। याद रखना, हेग नेदरलैंड्स पूछ लिया जाता है यार, इसलिए बता रही हूँ, इनके हेडक्वार्टर्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, दैट इज़ इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज़, रशियन एंड अरेबिक। बिल्कुल सही। सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें क्या होते हैं, 10 जो होते हैं मेंबर्स दैट आर सिलेक्टेड, मतलब सिलेक्ट किए जाते हैं। 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो चाइना भी उसका पार्ट है, तो इंडिया जो है इट गेट्स अ वीटो कि भाई नहीं, आप जो है ज्वाइन नहीं कर सकते हो सिक्योरिटी काउंसिल, जबकि और 4 मेंबर्स बिल्कुल रेडी हैं कि इंडिया शुड बी अ परमानेंट मेंबर, ठीक है। तो वीटो जो है दिस इज अ स्पेशल पावर जो यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स हैं उनके पास है। तो ध्यान से देखना, ये जो है एलएमआर में एडेड है सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इफ यू सी हियर, सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है, टोटल जो 5 मेंबर्स है परमानेंट, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना है, ठीक है। और ये जो परमानेंट मेंबर है इनके पास ही वीटो वाली पावर होती है। और पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड किसके लिए यूज किया जाता है ये, दिस इज फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल, रिमेंबर दिस, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 मेजर ऑर्गन्स हैं, नहीं यार 4 मेजर ऑर्गन्स थोड़ी हैं, इसमें तो 6 थे, अभी भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो एक तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये बिल्कुल ठीक है, 5 इसमें परमानेंट मेंबर्स होते हैं। फिर आते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक भी यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन नहीं किया है, टोटल 193 कंट्रीज हैं दैट आर द पार्ट। लास्ट जो कंट्री थी दैट वाज सूडान जिसने ज्वाइन किया था, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। तो कौन कौन सी जो है अभी देखो, ये वाला जो था इसमें क्या पूछा था, ये भी मेंबर्स हैं, तो ये मेंबर्स एक्चुअली नहीं है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ताइवान, वेटिकन सिटी, दे आर नॉट द पार्ट। तो ऑफ कोर्स एक तो आपका 4th गलत हो गया, एक आपका 5th गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, सही पूछे थे 1, 2 एंड 3 जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़, जैसे कि हमने सारे ऑर्गेनाइजेशन देख लिए हैं, इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन के इंडिसेस भी ज़रूरी होते हैं। जैसे अगर यहाँ देखिए आईसीजे जो है हेग नेदरलैंड्स में है, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में है, तो ऑर्गेनाइजेशन के इंडिसेस भी देखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यूएनडीपी जो है वो रिलीज़ करता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एट द सेम पॉइंट इन टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी। तो इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक रही है 130, और अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो टॉप 5 कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रिच है उसमें फर्स्ट पोजीशन इस बार इंडिया की है, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड इथोपिया, नाइजीरिया एंड देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यार ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर द कंट्री। फिर आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, 102 रही है रैंक। एयर क्वालिटी बहुत ध्यान से सुनना, 2025 में अगर मैं बात करूं तो एयर क्वालिटी रिपोर्ट में मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल पता है कौन सी है, हमारी न्यू दिल्ली। इट्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी एज वेल। अगर मैं हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करूं, इंडिया की रैंक 118 है, फर्स्ट कौन सा है, फिनलैंड, एंड 8th टाइम उसने ये पोजीशन जो है वो अचीव करी है। सिप्री ने रिलीज किया कि इंडिया जो है वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर है व्हेन इट कम्स टू 2019 टू 2023। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पोजीशन किसकी रही है, वियना की, और मुंबई और न्यू दिल्ली की 141, ठीक है। तो एक बार ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडेसेस देख लेना, ऑलरेडी ये मैं सब कुछ आपके साथ करंट अफेयर्स में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट रिविजन टू मेक श्योर आपको सब एक बार वापस से रिवाइज हो जाए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, बात होगी स्पेस एजेंसी की। जापान की कौन सी है, जैक्स साइन द सेम वे। नासा यूएसए की है, ये चाइना की है, यूरोप। इसरो किसकी है, इंडिया, एंड दिस इज दैट ऑफ रशिया, ठीक है। इन द सेम वे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, कासा किसकी है, दिस इज दैट ऑफ साउथ कोरिया। अभी रिसेंट डेज में ही बनी है 2024 में, इसलिए ज़रूरी हो जाती है। ऑल्सो जो क्वेश्चंस है स्पेसिफिकली इस एरिया से, स्पेस प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, ये कहाँ से आते हैं, करंट अफेयर्स से। तो जो मैंने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तुम्हें कराए वहाँ पे कवर करा दिए, प्लीज़ रिवाइज कर लेना, मतलब वहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी पे। अगर बात करूँ आईएसआई, ये किसकी है, पाकिस्तान की। MI6 किसकी है, यूके की। KGB किसकी है, रशिया की। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, चाइना की पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, MSS। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ज़रूरी हैं, जैसे मोसाद जो है इज दैट ऑफ इजराइल। टेंशन मतलब ये सेम चीज़ मैंने ऑफकोर्स आपकी जो LMR है उसमें भी डाली हुई है, तो यहाँ से प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसी दैट आर दैट ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है।
अब हम काफ़ी देर से स्टैटिक कर रहे हैं तो लेट्स स्विच टू ज्योग्राफी ताकि चीज़ें इंटरेस्टिंग रहे है ना, एंड वील कीप स्विचिंग सब्जेक्ट ताकि मज़ा आता रहे। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, जैसे कि हंगरी में क्या बोला जाता है ग्रासलैंड को? पुस्तास। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ब्राज़ील में कैंपोज। वेनेजुला में लानोस। अर्जेंटीना में पैम्पस। देखिए सामने आपके पैम्पस है। प्रेरीज कहाँ बोलते हैं? यूएसए में। तो ऑफ कोर्स ये जो हो गया गलत हो गया। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ टाइगा या फिर स्टेपीज, ये कहाँ बोला जाता है? दिस इज बेसिकली इन यूरोप या फिर एशिया में, ठीक है। और जो वेल्ड है दिस इज इन साउथ अफ्रीका, याद रखना साउथ अफ्रीका में वेल्ड बोला जाता है या फिर अफ्रीकन सवाना भी। और जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं या फिर ऑस्ट्रेलियन सवाना भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे साइक्लोन। साइक्लोन जो है वो भी अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अलग नाम से बुलाए जाते हैं। जैसे हमारे देश में क्या बोलते हैं कि भाई साइक्लोन आ गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। फिर चाइना सी में टाइफून बोल देते हैं, और टाइफू कहाँ बोल देते हैं? जापान में। ऑस्ट्रेलिया में विली विली। यूएस में टॉर्नेडोज, ठीक है। फिर हम बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी अलग अलग नाम है यार। जैसे अगर मैं बात करूँ चेना, चेना कहाँ बोलेंगे? श्रीलंका में। झूमिंग कहाँ बोलते हैं? झूमिंग कल्टीवेशन इंडिया में बोलते हैं। रोका इन ब्राज़ील, ठीक है। रे इन वियतनाम एंड लाओस। सो प्लीज रिमेंबर दीज, इनके नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे रॉक्स की, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाता है, ऑड वन आउट आ जाएगा, या फिर बोलेंगे ये जो है किस टाइप की रॉक्स है, तो ये सारी की सारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इसके साथ साथ इफ आई टॉक अबाउट शेल, ठीक है, पोटैश या फिर शर्ट, अब देखना CHERT है ये शर्ट, ठीक है, ये सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक्स है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम इग्नियस रॉक्स में क्या क्या आता है? बसॉल्ट, ग्रेनाइट, प्यूमिस्टोन, साथ साथ पेगमेटाइट। पेगमेटाइट इज ऑल्सो वॉट? इट इज़ ऑल्सो इग्नियस रॉक। एंड टफ भी जो है इग्नियस है, ठीक है। गैब्रू जो है वो भी इग्नियस है। फिर आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें कौन सा है? मार्बल हुआ, स्लेट हुआ, एंथ्रासाइट हुआ, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक है। इसके साथ साथ स्कान इज ऑल्सो मेटामॉर्फिक, नोविक्यूलाइट भी है, ठीक है, फाइलाइट भी है, नेसिस एंड हॉर्न फेल्स। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिमेंबर ऑल द नेम ऑफ डिफरेंट रॉक्स, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वल, दैट इज आइसो। अगर कोई भी लाइन जो है मैप में इक्वल चीज़ों को कनेक्ट करती है, जैसे अगर आप यहाँ देखें इस सेम लाइन पे सेम प्रेशर रहेगा, इन द सेम वे इस लाइन पे सेम प्रेशर रहेगा, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? वी कॉल इट आइसो बार, बिकॉज बार स्टैंड्स फॉर प्रेशर, आइसो स्टैंड्स फॉर सेम। तो ये क्या हो गया? सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्म्स इज फॉर इक्वल टेम्परेचर, बैट्स इज फॉर इक्वल डेप्थ, हलीन इज फॉर इक्वल सेलिनिटी, हाइटल्स फॉर इक्वल रेनफॉल, टैक्स फॉर इक्वल विंड स्पीड, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आइसो हेल्स इज फॉर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अगर सेम रही है, नेफ्स इज फॉर वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ क्लाउड कवर। इसके बाद आइसो ह्यूम इज फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाइट्स हियर इज फॉर रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर टाइम। आई होप ये याद हो गया होगा, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ये है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले हम बात करेंगे स्विफ्ट प्लैनेट, मतलब जो बहुत तेजी से रोटेट करता है, दैट इज मर्करी। सबसे ब्राइट अगर आप थोड़ी सी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग देखेंगे या थोड़ा सा इवनिंग में देखेंगे तो वो कौन सा है? वीनस, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार। वेयर एज मार्स जो है वो क्या है? रेड प्लैनेट। और जुपिटर जो है ये है गैस जायंट। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, जल्दी बताओ ग्रीन प्लैनेट किसे बोला जाता है? दूसरा क्वेश्चन, रिंग्ड प्लैनेट कौन सा है? और थर्ड क्वेश्चन इज ब्लू जायंट कौन सा है? प्लीज डोंट मार्क अर्थ बिकॉज वो ब्लू प्लैनेट है, लेकिन ब्लू जायंट अगर बोलूँ तो नेपट्यून है, ठीक है। तो अब एक बार थोड़ा इन डेप्थ डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट नजर आ रही है, इससे अंदर वाले प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। वाई सो? बिकॉज एकदम अर्थ की तरह होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है, सिलिकेट्स और मेटल के बने होते हैं, और इनका जो मून है वो यूजुअली या तो कम होंगे या फिर होंगे नहीं, ठीक है, एंड वो सॉलिड ही होते हैं, और इनके अंदर रिंग्स नहीं देखने को मिलती। वेयर एज अगर मैं बात करूँ आपसे आउटर प्लैनेट, जिन्हें जोवियन प्लैनेट्स भी बोला जाता है, बिकॉज एकदम जुपिटर की तरह होते हैं, एकदम गैस के बने हैं,
हाइड्रोजन हीलियम के, इनमें सॉलिड सरफेस नहीं होता इन सारे प्लैनेट्स में, इनमें रिंग भी देखी जाती है। और इनके जो मून है ना वो नहीं है भाई गैस के, मून जो है वो सॉलिड है, ये याद रखना, ठीक है। एक एक प्लैनेट देख लेते हैं। मर्करी की अगर मैं बात करूं, आप लोग जानते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट ये नहीं है, ठीक है, इवन दो बिल्कुल सन के पास है। हॉटेस्ट कौन सा है? आंसर इज वीनस। इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिक है, इस रीजन की वजह से हीट को बहुत अच्छे से ट्रैप कर लेता है एंड दैट इज द रीजन ये हॉटेस्ट है, ठीक है। मर्करी हम लोग जानते हैं बहुत छोटा है, स्मॉलेस्ट, साथ के साथ बहुत तेज जो है वो क्या करता है, रोटेट करता है। अर्थ की अगर मैं बात करूं, एज यू ऑल नो इट्स अ ब्लू प्लैनेट, इसमें जो है वाटर सर्फेस पे होता है, ठीक है। फिर आते हैं मार्स। मार्स जो है ये है रेड प्लैनेट एंड स्पेसिफिक इसकी आपको बात याद रखनी है, दैट इज कि जो इसकी रोटेशन है, जो ये रोटेट करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज करता है, ठीक है, वेयर एज अदर्स दे ऑल डू क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें एटमॉस्फेयर जो है काफ़ी ज़्यादा थिन है मास में, याद रखना। ऑल्सो इसके जो दो मेजर मून्स हैं ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर आते हैं जुपिटर। जुपिटर आप लोग जानते हैं ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है, साथ के साथ इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट भी है जिसका नाम क्या है, गैनीमेड। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट दैट इट हैज़। इसमें रेड स्पॉट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग आ जाते हैं यूरेनस। यूरेनस की अगर मैं बात करूं तो ये यूरेनस और नेपट्यून जो यहाँ पर हैं इनको आइस जायंट्स भी बोला जाता है, इसलिए कोल्डेस्ट प्लैनेट है, याद रखना। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, आप देख सकते हैं ब्लू प्लैनेट ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ब्लू जायंट, सॉरी ब्लू प्लैनेट तो ऑफकोर्स अपना जो है अर्थ है, वेयर एज ब्लू जायंट कौन सा है, नेपट्यून है। उसके बाद आते हैं सैटर्न। सैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज इसके पास मून सबसे ज़्यादा है और साथ के साथ इसमें आपको रिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो बहुत ज़रूरी चीज़ है दैट इज मून्स। मून से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो प्लीज़ ये जितने भी मून्स हैं आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, यू विल सी द क्वेश्चंस कमिंग अप फ्रॉम हियर इन द एग्जामिनेशन। ऑल्सो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ शेयर करी है ये मैंने LMR में डाली हुई है, तो प्लीज़ एक बार जाके देख लेना। कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, लोवेस्ट डेंसिटी किसकी है, ठीक है, कौन कौन से मून्स है किसके पास, यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। एंड इसी के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, जल्दी से आंसर करो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, मर्करी एंड वीनस जो है इसमें कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है और अर्थ का ट्विन भी है। यूरेनस जो है वो कोल्डेस्ट है, क्या ये ट्रू है या नहीं जल्दी बताओ मुझे। ओलंपस मून जो है ये हाईएस्ट माउंटेन है। और सैटर्न की अगर मैं बात करूँ, दिस इज प्लैनेट विद हाईएस्ट डेंसिटी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थोड़ी ना है, ये तो गैस के बने होते हैं, तो ऑफकोर्स ये गलत हो गई स्टेटमेंट, राइट। अब अगला जो बहुत ज़रूरी चीज़ हमें देखनी है दैट इज कॉमेट्स। कॉमेट्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, तो ध्यान से देखना, और असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। कॉमेट्स जो हैं वो जैसे ही सन के पास जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, क्या ये सही है? येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसका रीज़न जो है दैट इज़ कि आईसी मटीरियल के बने होते हैं, और जैसे ही दे कम क्लोज टू द सन तो क्या होता है, ये वेपराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एकदम ग्लोइंग जो टेल है वो सब नज़र आती है। तो क्या ये सही है? येस, दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। असर्शन और रीज़न ट्रू है, और रीज़न जो है वो असर्शन का एकदम बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब इसी के साथ हम जल्दी से एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स जो हैं उसमें एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, साथ के साथ इन टर्म्स का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स की। ये क्या है? रॉकी हैं, इनमें कोई टेल नहीं देखने को मिलती। वेयर एज अगर मैं कॉमेट्स की बात करूं, ये किसके बने होते हैं? ये आइस का बना होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डर्टी स्नोबॉल भी बोला जाता है। और ये जो है इसके अंदर टेल देखी जाती है, ठीक है। टॉक अबाउट एस्ट्रॉइड्स, ये जो है कैसे बनते हैं? ये ओरिजिनेट हुए थे इनर सोलर सिस्टम से, जब इनिशियल टाइम पे सोलर सिस्टम बना था ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। वेयर एज अगर मैं कॉमेट्स की बात करूं तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? कुइपर बेल्ट और ऊट क्लाउड से जो है ये क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। तो जो शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स होती हैं वो यहाँ से बनती है। ऊट क्लाउड से क्या बनते हैं? लॉन्ग पीरियड वाले कॉमेट्स बनते हैं। और ऊट क्लाउड जो है यूजुअली स्फेरिकल शेप का है, वेयर एज अगर मैं बात करूँ आपसे इसकी कुपर बेल्ट की, ये क्या है? ये थोड़ी डिस्क शेप्ड है, याद रखना, ठीक है। फिर आती है बात एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ये कहाँ पर है? दिस इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। और ये जो बेल्ट है ये यहाँ पे इसके बीच में इस तरीके से स्पेस्ड, एज यू कैन सी हियर, नो, दिस इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये यहाँ पे क्यों स्पेस्ड है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये जुपिटर
जुपिटर की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से यहाँ पर ऐसे अलाइंड है, ठीक है। ये मेजरली अगर मैं एस्ट्रॉइड्स की बात करूँ जनरेट कहाँ से हुए थे, इनर जो सोलर सिस्टम है वहाँ से जनरेट हुए थे। उसके बाद कॉमेट्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है। न्यूक्लियस जो है दिस इज व्हाट, दिस इज सॉलिड आईसी कोर, वेयर एज कॉमा की अगर मैं बात करूँ, ये जो है एकदम जब सन के पास जाता है तो जो ग्लो करता है, ग्लोइंग क्लाउड, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं। फिर आती है टेल की बात। टेल जो है हमेशा हमेशा ये क्या है, सन से दूर, अवे, सन से दूर जो है ये क्या कर रही होगी, हमेशा उससे दूर पॉइंट कर रही होगी बिकॉज ऑफ द सोलर विंड, याद रखना। बिकॉज जो टेल होती है या तो वो आयन की टेल होती है तो हमेशा स्ट्रेट देखने को मिलेगी, वेयर एज अगर डस्ट की जो है टेल होगी तो क्या होगी, यूजुअली थोड़ी सी कर्व्ड देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर हो गया यार, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी एग्जाम में आएगा। इंपॉर्टेंट जो स्पेस मिशन हैं रिलेटेड टू एस्ट्रॉइड्स जैसे हायाबूसा, डार्ट, ल्यूसी, जो ये सारे के सारे नासा ने जो रिलीज किए थे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके बाद एक बार एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड, मेटियोर, मेटेराइट की भी एक बार बात कर लेते हैं। एस्ट्रॉइड क्या है, रॉकी होते हैं और इनमें कोई भी टेल नजर नहीं आती। वेयर एज कॉमेट्स की अगर मैं बात करूं आपसे, आप सब लोग जानते हैं कॉमेट्स क्या होते हैं, दे आर मेड ऑफ आइस एक्सेट्रा। मेटेरॉइड क्या होते हैं, ये एकदम स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं ऑफ एस्ट्रॉइड या फिर कॉमेट। मेटियोर क्या होता है, अगर मेटेरॉइड जो है ये बर्न कर रहा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, मेटियोर, जिसको आप शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। और मेटेरॉइड क्या होता है, मेटेरॉइड होता है वो फ्रैगमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ मेटियोर, जो कि जाके अर्थ के पास गिर जाता है। तो अर्थ में आके एनी फ्रैगमेंट दैट रीचेस, इट इज नोन एज मेटेरॉइड, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे डेजर्ट्स की, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखना, जितने भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में, ग्रेट बेसिन डेजर्ट का है यूएसए में, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। चिहुआहुआ डेजर्ट का है मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन द सेम वे एटाकामा डेजर्ट कहाँ है, दिस इज इन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में भी कहाँ है, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, ठीक है। पेंटागोनियन डेजर्ट कहाँ पर है, दिस इज इन अर्जेंटीना एंड चिली, ठीक है, याद रहेगा। फिर आ जाते हैं सहारा डेजर्ट, ऑल ऑफ यू नो कहाँ पर है, दिस इज इन अफ्रीका। कालाहारी डेजर्ट का है, ये भी अफ्रीका में है, बोत्सवाना, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका मेजरली याद रखना। फिर आते हैं अरेबियन डेजर्ट, यार इसमें तो बहुत सारी कंट्रीज है, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ठीक है, तो इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन द सेम वे अगर मैं गोबी डेजर्ट की बात करूँ, वेयर इज इट, दिस इज इन मंगोलिया एंड चाइना, ठीक है। फिर आ जाते हैं थार डेजर्ट, ये तो अपना इंडिया में, ये ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट, राइट। फिर तकलामकान डेजर्ट, यू कैन सी हियर, ये कहाँ पर है, दिस इज ऑल्सो इन चाइना। फिर आ जाते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर है ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन। तो ये सारे के सारे जो डेजर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पर ये ऐड कर चुकी हूँ आपकी एलएमआर में, तो प्लीज़ यहाँ से अच्छे से एक बार ना रिवाइज पक्का से कर लेना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। तो अगर लार्जेस्ट की बात आती है, दैट इज एंटार्क्टिका। आप बोलोगे नहीं मैम सहारा डेजर्ट है ना लार्जेस्ट, येस इट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा कौन सा है डेजर्ट, दैट इज एंटार्क्टिका, ये है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद इंडिया में जो कोल्ड डेजर्ट है वो कौन सा है, लद्दाख। एटाकामा डेजर्ट जो है, दिस इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां पर कोई भी डेजर्ट नहीं है, द आंसर इज यूरोप, ठीक है, याद रहेगा। फिर अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, ऑड वन आउट है, जल्दी से आप बताओ क्या आंसर होगा। आई एम श्योर आप लोग बोलोगे थार डेजर्ट मैम, ये इंडिया में, ये सारे के सारे दूसरे देशों में है। यार देखो, दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चंस रॉन्ग इन रीजनिंग। आपको लगता है बिल्कुल सही कर रहे हो, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखो आंसर आपका शायद बिल्कुल सही हो, बिकॉज थार डेजर्ट जो है ये हॉट डेजर्ट है, वेयर एज ये सारे के सारे क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। लेकिन इसके पीछे रीजनिंग वॉज हॉट एंड कोल्ड, ना कि ये इंडिया में है और ये सारे इंडिया में नहीं है। सो प्लीज प्रॉपरली क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करो, उसके पीछे रीजनिंग अच्छे से सोचो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ओशन करंट्स की। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका अर्थ है, ये क्या है, पोल्स। अब जो वाटर है, करंट जो है, दैट इज कमिंग टूवर्ड्स द इक्वेटर, इसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल दिस एज कोल्ड करंट। वेयर एज अगर मैं बात करूं इक्वेटर से जा रहा है करंट टूवर्ड्स द पोल, दिस इज व्हाट, यहां से ऑफकोर्स गर्म पानी जाएगा, वार्म वाटर जाएगा, दिस इज नोन एज वार्म करंट, याद रहेगा। तो ये सारे के सारे हमारे कौन से हैं, वार्म ओशन करंट्स, और ये सारे कौन से हैं, कोल्ड करंट्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी डेजर्ट जो हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, ध्यान रखना, वेस्टर्न कोस्ट पे जो हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, कोल्ड करंट एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि पेरू की अगर मैं बात करूं, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स वेरी वेरी क्लियर। जो इसमें से क्या पूछा है, कोल्ड ओशन करंट पूछा है, तो ये क्या है, लैब्राडोर जो है, दैट इज व्हाट, दैट इज कोल्ड ओशन करंट।
इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट। काफी टाइम से ज्योग्राफी कर रहे हैं, लेट्स स्विच द सब्जेक्ट। क्वेश्चन कैसे आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से एसोसिएटेड है, या वियना कन्वेंशन किस चीज से एसोसिएटेड है? तो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है वियना कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल जो है, बहुत ध्यान से सुनना, इट्स नॉट ओजोन, इट्स अबाउट द सब्सटेंसेस जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। तो सब्सटेंसेस है यहाँ पर। फिर आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हो। देखो, ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेटेड है दोनों के दोनों। यहाँ पर आप ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये जो है दिस वन, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर द डेवलप्ड नेशंस, ठीक है, जितने भी डेवलप्ड नेशंस है, बिकॉज इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आया था। वर्सेस अगर मैं बात करूं पेरिस एग्रीमेंट, ये सारी की सारी कंट्रीज के लिए है। ऑल द कंट्रीज, डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, सबके लिए, ठीक है। और भी एक बार जरूरी देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, जैसे कि यूएनएफसीसी जो है, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर ग्रीन हाउस गैसेस। यूएनसीसीडी, ठीक है, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए। बेसल कन्वेंशन फॉर द हजार्डियस वेस्ट। अब इसमें क्या आएंगे, जैसे कि एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सेट्रा जिसमें बैटरी होती है, उसको प्रॉपरली हमें क्या करना पड़ता है, डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो है, दिस इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर आते हैं UNREED, दिस इज फॉर डिफॉरेस्टेशन अगेन। नागोया प्रोटोकॉल जो है, ये किसके लिए है, दिस इज ऑल्सो फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। किगाली जो है, ये किसके लिए है, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियल, ठीक है। मॉन्ट्रियल किससे रिलेटेड था, जल्दी बताओ, पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियल। फिर मिनेमाटा, आपने शायद डिजीज सुनी होगी, राइट? तो किससे एसोसिएटेड होती है वो डिजीज, मर्करी, तो मर्करी कन्वेंशन। फिर आते हैं रोटरडैम कन्वेंशन, दिस इज रिलेटेड टू हजार्डियस वेस्ट, ठीक है। फिर आते हैं कोप 30 जो अभी रिसेंटली कहाँ हुआ था, ब्राजील में हुआ था, ठीक है, 2025 में। फिर आते हैं रामसर कन्वेंशन, ये जो है किससे एसोसिएटेड है, वेटलैंड से एसोसिएटेड है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, पोल्यूटेंट्स, स्पेसिफिकली द ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। फिर आते हैं साइट्स, इसमें ES जो है, दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर आते हैं बॉर्न कन्वेंशन, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, माइग्रेटरी स्पीशीज, माइग्रेटरी स्पीशीज। अब ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जल्दी से नीचे कमेंट करो किससे एसोसिएटेड है। और जो रियो समिट है, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अगेन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इटसेल्फ, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम डिस्कशन करेंगे पोल्यूटेंट्स का, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, एसिड रेन, ठीक है। तो सबसे पहले एसिड रेन ही डिस्कस कर लेते हैं। एज यू ऑल नो कि पोल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। और जैसे ही बारिश होगी तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। और आपने देखा होगा कि जो ताजमहल है उसका कलर येलो हो चुका है, वाई सो, बिकॉज ऑफ कोर्स उसके ऊपर जब रेन गिरती है, दैट इज एसिड रेन, ठीक है। तो रिएक्ट करता है मार्बल। आंसर अब इसका आपको पता ही चल गया होगा, इट्स सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट द पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा आता है, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, एरोप्लेन की एग्जॉस्ट जो है, या फिर वाइल्ड फायर की वजह से आप गाड़ी लेके जा रहे थे, वो आपकी फैक्ट्रीज में कुछ कपड़ा बन रहा था, कुछ भी बन रहा था, तो जब ये रिलीज होता है इन द एयर, दिस इज नोन एज प्राइमरी पोल्यूटेंट। वेयर एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, जब भी कभी प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हाइड्रोकार्बन है, उसने रिएक्ट करा विद नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो क्या बना, ओजोन बना, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इन द सेम वे, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ एयर में क्या हुआ, उसने रिएक्ट किया, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। और हाँ, यहाँ पे ना लाइट की भी ज़रूरत है, याद रखना, ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं एसिड रेन, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट्स ऑल्सो अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो यहाँ पर ये बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल है, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर एक्सेट्रा, दीज ऑल आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया है। अब इसका आंसर तो आप मुझे बता ही सकते हैं क्या आंसर होगा। इसके बाद एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ ग्रीन हाउस गैसेज। क्वेश्चन आ जाता है इसमें से क्या जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज के अंडर आता है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना। वाटर वेपर हुआ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मिथेन हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हुए, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड्स, फ्लोरोकार्बन्स हुए आपके, ठीक है, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हुए, ओजोन हुई, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। ये ऑड वन आउट की फॉर्म में भी आ सकता है, इसमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस है, इस फॉर्म में भी आ सकता है। सो प्लीज रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द गैस इज कॉमनली प्रेजेंट इन एरेटेड ड्रिंक्स, ताकि उसमें एक फिजीनेस आए। आपने देखा होगा जैसे आप ओपन करते हो बॉटल, एकदम से कुछ एयर जो है वो बाहर निकलती है। तो ये जो गैस रिलीज हुई थी ये कौन सी है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन द सेम वे क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन जो है वो चिप्स के पैकेट में यूज की जाती है, हीलियम जो है ये बलून्स फिल करने के लिए यूज होती है। ऑल्सो यार एक चीज बताना भूल गई थी तुम्हें मैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो एक्चुअली वर्क कैसे करती है। सो ऑल ऑफ यू नो कि जो हमारा अर्थ है उसके बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, बहुत सारी क्या है, गैसेज हैं। अब ये जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, दैट इज दीज ग्रीन हाउस गैसेज, तो जब भी वो एक सन की रे अंदर आनी है और उसको फाइनली रिफ्लेक्ट बैक होना है, लेकिन सारी जो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती वो यहीं पर क्या हो जाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज उन सारी इंफ्रारेड रेज को क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसलिए बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, इसके बाद ये जितनी भी इनर्ट गैसेज है ना यार, ये भी बहुत जरूरी है। वाई सो, बिकॉज ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इस वजह से इनका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। जैसे नियॉन लाइट्स में आर्गन और नियॉन यूज होती है, वेल्डिंग के टाइम पे आर्गन यूज की जाती है, गैस लेजर्स के लिए क्या यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेनन इज यूज्ड इन इट। ठीक है, एयरक्राफ्ट के लिए हीलियम यूज होती है बिकॉज इट्स वेरी वेरी लाइट। ठीक है, और आपके लिए एक क्वेश्चन है, मार्श गैस कौन सी होती है और लाफिंग गैस कौन सी होती है, जल्दी से बताओ। लाफिंग गैस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड है या क्या है, जल्दी से कमेंट करो, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, एटमॉस्फेयर की। बिफोर वी डिस्कस द क्वेश्चन एक बार प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज गाइज, प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी इन द एग्जामिनेशन। अब आप बोलोगे मैम कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पे इसलिए बिकॉज वी ट्रस्ट यू। अरे दिस इज अ वे टू लर्न इट, दैट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, थर्मोस्फियर और एग्जोस्फियर। आई होप सब लेयर्स तो याद हो गई होंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रोपोस्फियर से। तो जो पोल वाला एरिया है वहाँ पर ट्रोपोस्फियर की थिकनेस इज 8 किलोमीटर्स, वेयर एज इक्वेटर की अगर मैं बात करूँ 18 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ये जो है 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है, और इस लेयर में क्या होती है, ओजोन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज ओजोन। यहाँ पर है दूसरी चीज़, जो एरोप्लेन्स है दे ऑल्सो फ्लाई समवे हियर। फिर आते हैं मेसोस्फियर। मेसोस्फियर 80 किलोमीटर्स तक है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। इसको कोल्डेस्ट लेयर भी बोला जाता है, याद रखना, कोल्डेस्ट लेयर। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, द फर्स्ट वन इज कार्बन लाइन, और यहाँ पर क्या होता है, आयनोस्फियर भी होता है, जहाँ पर बहुत सारे आयन्स होते हैं जिसको यूज़ करके क्या किया जाता है, रेडियोज वगैरह में यूज़ किया जाता है, ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। इन द सेम प्लेस यहाँ पर क्या देखा जाता है, स्पेस शटल, इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहीं प्लेस्ड है, अरोरा जो आप देखते हो वो भी यहीं पर होता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थर्मोस्फियर हो गया ये आपका, और इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये आपको बाहर नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज नाउ एग्जॉस्फियर, जो कि लास्ट लेयर है। ठीक है, लास्ट लेयर। आई होप अब तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर दोगे। तो जल्दी से देखते हैं, मेसोस्फियर क्या हुई, कोल्डेस्ट लेयर, आइनोस्फियर जहाँ पर रेडियो वेव ट्रांसमिट होती हैं, स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पे ओजोन लेयर है, और ट्रोपोस्फियर जहाँ पर एरोप्लेन्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, याद हो गया। हम थोड़ा सा स्विच करेंगे साइंस की तरफ। साइंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, क्या है, इनर्शिया से रिलेटेड है ना, कि अगर एक बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना पसंद करेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एंड द सेम गोज अगर वो मूवमेंट में है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग के उसे रोकने की कोशिश करे। तो पूछा गया इसमें से कौन से इंसिडेंट्स जो हैं वो शोकेस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं। साइंस में क्वेश्चंस आजकल कैसे आ रहे हैं, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे कि पैसेंजर जो है इट विल फॉल बैकवर्ड जैसे ही बस स्टार्ट होती है, इनर्शिया को शो करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। वापस से जब सडनली एकदम से स्टॉप होगी तो पैसेंजर क्या होता है, इट ही फॉल्स फॉरवर्ड। फिर अगर पैसेंजर की मैं बात करूं, जैसे ही कार जो है वो राइट या लेफ्ट जाएगी तो ऑफकोर्स शार्प टर्न्स पे वो भी थोड़ा टिल्ट होता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ इनर्शिया,
दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके ये सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि डस्टिंग द कारपेट, एथलीट स्टॉपिंग सडनली, सीट बेल्ट इन द कार्स। वेयर आज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जहां पर हम क्या बात करते हैं, लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन की, इसमें क्या चीज़ है, इसमें आएंगी जैसे अगर हम बात करें किकिंग द फुटबॉल, पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट, फास्ट बॉलिंग ऑफ द क्रिकेटर एज वेल एज कार का एक्सेलरेशन। वेयर एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा ग्राउंड को बैकवर्ड, तभी आप आगे की तरफ मूव करेंगे। स्विमिंग में भी क्या करते हैं, आप पानी को पुश करते हैं पीछे, तब आप आगे जाते हैं। गन रिकॉइल क्या होता है, जैसे ही बुलेट आगे गई तो क्या होता है कि जो गन है वो पीछे की तरफ जो है मूव करती है, ठीक है। सो ये याद रहेगा। उसके बाद बात करते हैं जंपिंग ऑफ बोट, उसमें क्या होगा, जैसे ही आप मूव करेंगे ऐसे ही जंप करेंगे ऐसे ही क्या होगा, बोट जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगी। तो प्लीज याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, दिस इज रिगार्डिंग द डिजीजेस। अलग अलग टाइप की डिजीजेस हैं, वायरल, बैक्टीरियल, सारी एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे HIV एड्स। ये क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और भी बहुत सारी होती हैं जैसे कि गनोरिया हुआ, ठीक है। फिर सिफिलिस दैट इज़ देयर, दैट इज़ ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। क्लाइमेडिया जो है वो भी है। फिर आते हैं HPV, हर्पीज़, ठीक है। ये सारी की सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। और अगर मैं बात करूं HIV एड्स, ये जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। जैसे कि बोला जाता है जब भी आप इंजेक्शन लगवाने जाएं, देखें कि डॉक्टर जो है वो सिरिंज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं मलेरिया, इसमें क्या है, वेक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, फीमेल एनोफिलस मस्किटो जो है, दैट्स द वेक्टर। फिर आते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये किसकी वजह से होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल से होने वाली सारी डिजीज बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आते हैं नाइट्रेट कंटामिनेशन की वजह से होता है। फिर आते हैं नाइट ब्लाइंडनेस जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, इसलिए डेफिशिएंसी डिजीजेज भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। सो लेट्स सी ऑल ऑफ देम। सबसे पहले हम आते हैं ऑन द साइंटिफिक नेम्स ऑफ विटामिन, जैसे कि विटामिन ए जो है वो उसको बोला जाता है रेटिनॉल। कैल्सिफेरॉल किसे बोला जाता है, विटामिन डी को। इन द सेम वे ये सारी जो है ये है फैट सॉल्युबल विटामिन, वेयर एज ये सारी क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, याद रखना। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर आपको लगे यू लूजिंग सम साइट, आपको क्लियरली चीज़ें नजर नहीं आ रही है, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। एट द सेम पॉइंट अगर बोन्स वगैरह थोड़ी वीक फील हो रही हैं, दैट्स द रीजन कि आपको रिकेट्स भी डेवलप हो सकता है विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है, आपने देखा होगा सॉल्ट में आजकल क्या ऐड किया जाता है, आयोडीन ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जितने भी हैवी मेटल्स हैं इनकी पॉइजनिंग से कौन सी डिजीज होती है, जैसे कि लेड की वजह से होती है प्लम्बिज्म, इटाइटाइज बिकॉज ऑफ द कैडमियम, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं ऑल द डिजीजेज, जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज, इसके टाइम पे एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वायरल डिजीज। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल्सो जो आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, दैट इज कॉमन कोल्ड जो है, दैट्स बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, नो इट इज अ वायरल डिजीज, याद रखना। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज कॉलेरा, टाइफॉइड, निमोनिया, टीबी, टेटनस, वूपिंग कफ, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा आ जाता है अपना, चिकन पॉक्स इज देयर, चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, ठीक है। उसके बाद मीजल्स और डेंगू जो है दैट्स बिकॉज ऑफ, यहाँ पर आपको वेक्टर पता होने चाहिए। वेक्टर जो है दैट इज एडीज मस्किटो, और काला आजार जो है उसके टाइम पे वेक्टर कौन सा है, सैंड फ्लाई, याद रखना। प्रोटोजोन डिजीज जो है उसमें प्रोटोजोआज भी होते हैं जिसकी वजह से डिजीज होती है, एंड देयर इज अ वेक्टर जो इसको ट्रांसफर करता है। जैसे मलेरिया जो है इट्स बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम, जिसको ट्रांसफर कौन करता है, फीमेल एनोफिलिस। स्लीपिंग सिकनेस इज बिकॉज ऑफ ट्राइपैनोसोमा, एंड इसका वेक्टर कौन सा है, सीसी फ्लाई। काला आजार जो है लेशमीनिया डोनोवानी, एंड द वेक्टर इज सैंड फ्लाई, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इसको सेडिमेंटेशन के ऊपर प्रेफर किया जाता है अगर क्रीम को सेपरेट करना है मिल्क से, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वो सेटल हो जाते हैं बाय रैपिड स्पिनिंग। क्या ये सही है, बिल्कुल सही। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वही एक्सप्लेनेशन है ऑफ द असर्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, जैसे विनोइंग हुआ, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर
गेहूं से हस्क को सेपरेट करना है, विनोइंग यूज़ किया जाता है। सेपरेटिंग फनल, अगर कभी भी ऑयल जो है पानी में मिक्स हो गया तो क्या होगा, ऑयल के ऊपर एक अलग से लेयर बन जाएगी, बिकॉज वो एक दूसरे के साथ मिसिबल नहीं है, इमिसिबल है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सेपरेटिंग फनल के थ्रू इसको सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर हमने पानी में अल्कोहल मिक्स कर दी तो यार वो तो बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि अल्कोहल की लेयर होगी। तो उस केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द मेथड, जिसके अंदर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों लिक्विड्स का और उनको सेपरेट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन अभी अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें क्या होता है, अगर क्रीम सेपरेट करना है, ठीक है। तो याद रहेगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन बहुत जरूरी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं तो देखना है कौन सा मैच्ड नहीं है करेक्टली। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलके एक सिंगल जब बनाते हैं सब्सटेंस, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन में क्या होगा, एक जो सिंगल प्रोडक्ट है उसमें यूजुअली हीट अप्लाई किया ऐसा कुछ और वो दो चीजें बना दे, उसको बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब भी कभी कोई हाईली रिएक्टिव, एक तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज पक्का से देख लेना, ये मैंने ना एलएमआर में ऐड की हुई है, ठीक है। तो जो हाई रिएक्टिव चीज़ है वो कम रिएक्टिविटी वाली चीज़ को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगी। जैसे यहाँ से Zn ने Cu को डिस्प्लेस करके, कॉपर को डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस देखा जाता है। जैसे इस वाले जो कंपाउंड है इसका आयन Ba के साथ एक्सचेंज हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे BaSO4 और NaCl दैट इज कॉमन सॉल्ट जो है वो बन गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी कभी एसिड और बेस मिलता है तो हमेशा वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो बनाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ HCl जो है एक एसिड है, बेस क्या है NaOH है, ठीक है, तो इसने सॉल्ट क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं है, ये वाला रिएक्शन क्या है, दिस इज एक्चुअली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पीपीटी आप देख रहे हो यहाँ पे, AgCl क्या है, ये प्रेसिपिटेट बना है जिसमें एक इनसॉल्युबल चीज बनती है, तो AgCl इसमें क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्लीज इसलिए याद रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। फिर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज की, दैट इज SI यूनिट्स। जैसे कि जब आप शॉप पे जाते हैं और आप बोलते हैं कि यार मुझे ना भैया इतने मीटर, 2 मीटर कपड़ा दे दो, 5 मीटर कपड़ा दे दो, कभी आप बोलते हो किलोमीटर कपड़ा दे दो। देखो यूनिट्स तो सारी हैं, लेकिन देर आर ऑलवेज SI यूनिट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वेट की होती है kg, ठीक है, लेंथ की होती है मीटर, वेयर एज टाइम की जो होती है दैट इज सेकेंड्स, ठीक है। टेम्परेचर की होती है केल्विन, करंट की होती है एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है उसकी होती है केल्विन। यहाँ पूछा गया था इनकरेक्टली कौन सा मैच है, आंसर इज व्हाट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बिकॉज ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है SI यूनिट कैंडला, और मोल जो है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि N से डिनोट किया जाता है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो साइंटिस्ट है ना जिन्होंने जैसे फॉर एग्जाम्पल जूल जो है, ये दिस वॉज गिवन बाय जेम्स प्रेस्कॉट, ठीक है। ओम जो है दिस वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन, वेयर एज हर्ट्ज वाज गिवन बाय रुडोल्फ। तो ये सारे बहुत ज्यादा जरूरी है, रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एज वेल। और भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वंस, जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी दैट्स हर्ट्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑलरेडी डिस्कस किया है, फ्लक्स का इट्स ल्यूमन, ठीक है, एंगल का क्या होता है, रेडियन, वेयर एज टेस्ला इज दैट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। ओम किसका है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस का, कैपेसिटेंस का क्या होता है, फेराड। सो ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार प्लीज इन्हें अच्छे से गो थ्रू कर लेना, यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर अब हम बात करने वाले हैं यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ मीटर्स, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो बोलोमीटर है दिस इज टू मेजर द रेडिएंट एनर्जी, बैरो होता, बैरो स्टैंड्स फॉर व्हाट, प्रेशर, ठीक है। फैदोमीटर किसके लिए होता है, ओशन डेप्थ के लिए। अब हाइग्रो और हाइड्रो में प्लीज कंफ्यूज मत होना, हाइग्रो इज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, वेयर एज हाइड्रो इज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड। इसके अलावा साइक्रोमीटर भी होता है, ठीक है, साइक्रोमीटर होता है, लाइजीमीटर होता है, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थे इसलिए बता रही हूँ। तो जो साइक्रोमीटर है दिस इज फॉर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वेयर एज इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन का अगर रेट चेक करना है, रेट ऑफ दिस दैट इज डन वाया लाइजीमीटर। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं, जैसे एमीटर इज फॉर इलेक्ट्रिक करंट, बैरोमीटर इज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिस्टेंस के लिए
कैलिपर इज यूज, ठीक है। और टॉकिंग अबाउट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकल ग्रेविटेशन के लिए ग्रेविमीटर है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, उसके लिए हाइड्रोमीटर होता है। साउंड वेव के लिए हाइड्रोफोन्स आर देयर, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए इलेक्ट्रोमीटर होता है। फिर अच्छा हाँ, ये भी बहुत जरूरी है यार, फैथोमीटर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मेजर्स द डेप्थ, जितनी सी की डेप्थ है उसको मेजर करने के लिए। लैक्टोमीटर, अगर दूध वाले भैया दूध देके जा रहे हैं, उसकी प्योरिटी चेक करनी है, कैसे करोगे? लैक्टोमीटर से करोगे। ओम मीटर इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फोटोमीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और टेम्परेचर ऑफ सर्विस के लिए पायरोमीटर, ठीक है। उसके बाद एक बार हम ये सारी स्टडीज भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि माइकोलॉजी, माइको स्टैंड्स फॉर फंजाई, लॉजी स्टैंड्स फॉर स्टडी, ठीक है। एल्गे के लिए फाइको, स्टडी के लिए लॉजी, ठीक है। टिश्यू हिस्टो, साइटो इज फॉर सेल्स। तो बहुत इजी है यार, सिर्फ आपको ये देखना है। ऑनको इज फॉर कैंसर, आइज के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो आइज के डॉक्टर होते हैं। बोन्स के लिए ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज स्टडीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इसमें है मैच द फॉलोइंग। बहुत सारे रेवोल्यूशंस गिवन है, उन्हें हमें मैच करना है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सो दैट वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। तो मिल्क जो है, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? व्हाइट रेवोल्यूशन। फादर बहुत जरूरी है, जैसे यहाँ पर कौन है? वर्गीस क्यूरिन। MS स्वामीनाथन इज फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, इवन फॉर ग्रे रेवोल्यूशन एज वेल। और अगर मैं बात करूँ, ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स, याद रखना। येलो रेवोल्यूशन जो है ऑयल सीड से रिलेटेड है। फिर ब्लू रेवोल्यूशन फिश, इसके फादर कौन है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पोल्ट्री, दैट इज एग्स, ठीक है, तो इंदिरा गांधी। रेड रेवोल्यूशन हियर इज रिलेटेड टू मीट। पिंक इज रिलेटेड टू अनियन। ब्राउन जो है, दिस इज रिलेटेड टू लेदर। गोल्डन जो है, ये फ्लावर्स हुआ, फ्रूट्स हुए, एट्सेट्रा, एंड साथ साथ हनी भी, ठीक है। इसके अलावा ना फादर भी आ जाते हैं, जैसे कि सिविल एविएशन जो है, उसके कौन है फादर? सो द आंसर इज JRD टाटा, ठीक है। फिर पूछ लिया जाता है इंडियन एयरफोर्स के कौन है? ऑलरेडी मैं आपको कहाँ करा चुकी हूँ? डिफेंस वाली वीडियो में, तो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना, सुब्रतो मुखर्जी। फिर आते इंडियन नेवी, आई गेस आप सबको ही पता होगा इसका आंसर क्या है। द आंसर इज छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। फिर आते हैं ऑफ कोर्स आंसर पे, अब हम डिस्कस करना है। तो पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? अनियन से। सिल्वर जो है किससे रिलेटेड है? यार ये चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एग्स। फिर आ जाते हैं वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क या डेयरी। और येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें वेरियस नेम्स गिवन है, जैसे कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे बोला जाता है? इसका आंसर आप हमेशा गलत मार्क करके आते हो, बिकॉज आप लैंड ऑफ राइजिंग सन सोच लेते हो। उसका आंसर क्या होता है? जापान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो यहाँ पर आते हैं राइजिंग सन इज जापान। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? क्यूबा है, ठीक है। भूटान क्या है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। हर्मिट किंगडम इज नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया क्या है? लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगैन, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। फिर अब हम बात कर लेते हैं कौन से सिटी को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स। आई होप यू ऑल नो, उदयपुर में बहुत सारी लेक्स है, तो इट इज़ नोन एज व्हाट? सिटी ऑफ लेक्स। जयपुर क्या है? जयपुर इज पिंक सिटी इन इंडिया। तो और भी देख लेते हैं, जैसे अगर मैं डिब्रूगढ़ की बात करूँ, अब जब भी यहाँ पोस्टिंग जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, आपसे सब बोलेंगे कि यार टी लेके आना, वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। सूरत जो है, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज़, राइट? डायमंड सिटी बोला जाता है। फिर हम बात करेंगे बैंगलोर। बैंगलोर में आप में से बहुत सारे बच्चे भी बैठ के प्रिपेयर कर रहे होंगे कॉर्पोरेट जॉब करते हुए, उसको क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ, सिटी ऑफ लेक्स हमने डिस्कस कर लिया, पिंक सिटी हमने डिस्कस कर लिया। फिर आता है सिटी ऑफ पर्ल्स। तो जब आप एयरफोर्स एकेडमी जाओगे, तो वहाँ से जब वापस आओगे पासिंग आउट के बाद, तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी मम्मी के लिए वहाँ से पर्ल्स लेके आओ, बिकॉज वहाँ पे फौजियों को स्पेशल 50% ऑफ मिलता है एक पर्टिकुलर शॉप पे। और अगर आप जानना चाहते हो विच शॉप इट इज, तो ऑफ कोर्स पहले ना पास आउट हो, उसके बाद मुझसे बात कर लेना, आई लेट यू नो, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज निकनेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गो थ्रू देम वंस। फिर आते हैं हम लोग किस पे? जितने भी बॉर्डर्स हैं, तो दुरंत लाइन जो है, ये बॉर्डर है किन दो कंट्रीज के बीच में? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके आंसर के लिए एकदम ध्यान से देखना यहाँ पर। कैन यू सी दुरंत लाइन? इट्स बिटवीन विच कंट्री? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इन द सेम वे मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? दुरंत लाइन इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। फिर आ जाते हैं, बहुत सारी और भी लाइन्स हैं जो ज़रूरी हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनते जाना। फर्स्ट वन इज साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम के बीच में 17th पैरेलल। साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी है? 38th पैरेलल। फिर आते हैं 49th पैरेलल, US एंड कनाडा। दुरंत लाइन
लाइन, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान अभी भी डिस्कस किया था। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। मैगनेट लाइन जो है दिस इज बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, और रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जैसे आपको बोला था 50 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसमें से 25 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। रिमेनिंग जो 25 क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा स्टैटिक है, ज्योग्राफी है, साइंस है, मैं सारे जो इंपॉर्टेंट एरियाज है सब डिस्कस करती चल रही हूँ आपके साथ। तो प्लीज मेक श्योर ये रिमेनिंग जो 25 क्वेश्चन है इन्हें भी देख लेना, फिर बाद में ये मत बोलना कि मैम आई मिस दोस 25 क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन आ गए एग्जाम में। सो प्लीज मेक श्योर विद इन अ डे और टू आई विल बी अपडेटिंग दिस, एंड इस वीडियो को 100% देख के जाना, ठीक है। बांग्लादेश जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है। तो टोटल 5 जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके साथ ये शेयर करता है बॉर्डर। सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? विद वेस्ट बंगाल। फिर आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड यहां पर क्या है? मिजोरम। इन सारे स्टेट्स के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। किनके साथ नहीं करता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बहुत जरूरी हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ भी नहीं करता, नागालैंड के साथ भी नहीं करता और मणिपुर के साथ भी नहीं करता, ठीक है, ध्यान देना। और यहाँ पे आपका सिक्किम है, सिक्किम के साथ भी ऑफकोर्स ये नहीं कर रहा है बॉर्डर शेयर। आई बात समझ? अब और क्वेश्चंस कैसे आते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी हैं उनके बॉर्डर्स आ जाते हैं, जैसे कि असम जो है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय। सो ऐसे वाला क्वेश्चन आ जाता है। या फिर पूछ लेंगे असम कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ। सो प्लीज रिमेंबर ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट हैं, चाहे मेघालय हो, नागालैंड हो, मणिपुर, किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एज यू नो दैट वेनेजुएला जो है वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो पूछा जा सकता है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो एज यू नो कोलंबिया, ठीक है, ब्राज़ील और गुआना, इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है वेनेजुएला, ठीक है, याद रहेगा। तो जल्दी आंसर बताओ यार, कौन से स्टेट्स हैं जिनके साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। अब इसी के साथ आई एंड दिस वीडियो एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। और भाई एक बहुत ज़रूरी चीज़, लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल, एक तो ब्लेसिंग है कि आप लोगों को ऐसा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये किसी भी बैच वाले, जितने भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उससे ज़्यादा लक्की हो आप आज की डेट में अगर आपके पास LMR है, बिकॉज ये एक ऐसी मॉड्यूल है जिसको बनाने में मेरी मेहनत इतनी ज़्यादा लगी है दैट उसमें बेस्ट ऑफ कंटेंट है। तो जाओ यार, तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है रिसोर्स की, उसे यूज़ करो एंड मेक श्योर दैट यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद अ कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मैसेज। एंड फिर मुझे बताना हाउ एग्जैक्टली वॉज योर एक्सपीरियंस विद LMR एज वेल एज दीज लास्ट मिनट रिविजन वीडियोज़, ठीक है। सो मेहनत करते रहो, स्मार्ट वर्क करते रहो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार, बिकॉज आखिरी में अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मैटर करेगी, ठीक है। All the best for your next video.